क्या आप जानते हैं कि लखनऊ की जिस जगह पर 15 बच्चे जिंदा जलकर खाक हो गए, वो जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से केवल 8 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां से बैठकर कानून बनाए जाते हैं, जहां से पूरी व्यवस्था को चलाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां से इस मौत की इमारत की दूरी महज 7 किलोमीटर थी। थाना बिल्कुल बगल में था, चंद मिनटों के फासले पर। लेकिन इसके बावजूद 22 जून 2026 की उस काली दोपहर को सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुच्छा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, शहजान, जैनिल, अमार और सोमालिया जैसे 15 मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कोई अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में छिपता है, कोई शरीर पर गीली चादर लपेटता है, कोई खिड़कियों से नीचे कूदते वक्त दम तोड़ देता है, तो कोई सीढ़ियों पर धुएं के बीच में फंस जाता है। किसी को पाइप से लटक कर मरते देखा गया, तो कोई बंद कमरे में घुट-घुट कर हमेशा के लिए सो गया। ये बच्चे लखनऊ के सबसे महंगे और पॉश इलाके में दुनिया के सामने इस सोई हुई व्यवस्था की नाक के नीचे मर गए। हम और आप हर बार ऐसे हादसों के बाद सिर्फ आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। जरा अपनी मेमोरी पर जोर डालिए। इससे पहले हैदराबाद में 5 मासूम जने थे, कटक में 10 लोगों की मौत हुई, कलकत्ता में 20 जिंदगियां राख हुई, मुंडका में 27 और राजकोट के गेमिंग जोन में 27 लोग जिंदा जल गए। सूरत का वो मंजर तो कोई भी नहीं भूला होगा, जहां चौथी मंजिल से बच्चे नीचे कूद रहे थे। 20 मासूमों की मौत हो गई थी। और अब इस लिस्ट में लखनऊ के इन 15 बच्चों का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन रुकिए, इन नंबरों को आप सिर्फ गणित के आंकड़े मत समझिए। ये गिनती के आंकड़े नहीं है, ये बुझा दिए गए घर के चिराग हैं। ये माँ बाप के सपने हैं जो जलकर राख हो गए हैं। इन्हें किसी एक मुजरिम या एक शॉर्ट सर्किट ने नहीं मारा है, इन्हें देश की पूरी सोई हुई बहरी और भ्रष्ट व्यवस्था ने मिलकर मारा है। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं? ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम और आप दोनों शोक मनाकर फिर से सो जाते हैं। अब बात करते हैं उस इमारत की जो देखने में तो आम सी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन सच कहे तो वो अंदर से मौत का एक तैयार किया गया मुकम्मल जाल थी। जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक पेंट की दुकान थी, एक क्लिनिक था और एक सामान का गोदाम था। उसके ऊपरी मंजिल पर चल रहा था एक गेमिंग जोन, एनिमेशन कोचिंग सेंटर और डिजाइनिंग की क्लासेस। यहाँ 18 से 25 साल के नौजवान अपने फ्यूचर को संवारने, गेम बनाने और एनिमेशन सीखने आते थे। हादसे के वक्त यहाँ करीब 25 बच्चे मौजूद थे। अब जरा दिल थाम कर सुनिए, उस इमारत में क्या क्या नहीं था। पूरी बिल्डिंग में आग बुझाने का एक भी चालू इंतजाम नहीं था, पानी छिड़कने का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था, और सबसे बड़ी बात, पूरी इमारत में ऊपर से नीचे आने जाने के लिए महज एक ही रास्ता था, वो भी बेहद पतला और सकरा। कोई इमरजेंसी एग्जिट या आपातकालीन मार्ग का नामो निशान नहीं था। कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस बिल्डिंग के पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी तो छोड़िए, बिजली सुरक्षा विभाग की परमिशन तक नहीं थी। कागजों में ये पूरी इमारत सिर्फ रहने का मकान थी, यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दर्ज थी। इसे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करने की कोई परमिशन नहीं थी। फिर भी पिछले 12 सालों से यहाँ सरेआम बच्चों से मोटी फीस वसूली जा रही थी, भीड़ जुटाई जा रही थी और अंधा पैसा कमाया जा रहा था। बिजली का खेल तो ऐसा था कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मकान को महज 20 किलोवाट की बिजली परमिशन मिली थी, लेकिन लालच के मारे यहाँ 35 किलोवाट का लोड खींचा जा रहा था, यानी तय सीमा से लगभग 2 गुना ज्यादा। ये ओवरलोडिंग किसी एक पल एक बड़ी चिंगारी बनने के लिए काफी थी। मकान मालिक और कोचिंग चलाने वाले दोनों अच्छी तरह जानते थे कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा पर होने वाले खर्च को वो फिजूल खर्ची मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था नीचे से ऊपर तक सिस्टम को सेट करके सब दबा दिया जाएगा। अब कल्पना कीजिए उस खौफनाक मंजर की, जब उस दोपहर को अचानक उस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पेंट की दुकान और गोदाम होने के कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप ले लिया और जहरीला काला धुआं चंद सेकंडों में पूरी इमारत में फैल गया। चूंकि पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक इकलौता और सकरा रास्ता था, इसलिए सबसे पहले वो सीढ़ियां ही पूरी तरह धुएं और आग की लपटों से ब्लॉक हो गई। अब ऊपर की मंजिल पर बैठे वो 25 बच्चे चारों तरफ से मौत से गिर चुके थे। नीचे जाने का रास्ता बंद था, चारों तरफ दम घोटने वाला जहरीला धुआं था और गर्मी इतनी कि दीवारें पिघल रही थी। उस वक्त बच्चों पर क्या गुजरी होगी, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। कुछ बच्चे बदहवास होकर बाथरूम की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और नल खोल दिया। शायद पानी की कुछ बूंदें उन्हें इस आग से बचा लेंगी या थोड़ी देर सांस लेने के लिए मौका दे देंगी। कुछ समझदार बच्चों ने चादरें और कपड़ों को पानी में भिगोकर खुद पर लपेट लिया। उनको लगा कि वो इस आग से बाहर निकल पाएंगे।
कुछ बच्चों ने अपनी जान दांव पर लगाकर खिड़कियों के शीशे तोड़े और बाहर लटके पतले पाइप को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की। 7 से 8 बच्चे ऐसे थे जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने तीसरी मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट की सड़क पर छलांग लगा दी, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई और कई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब फायर ब्रिगेड और बचाव दल अंदर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर पत्थरों के भी आंसू निकल आए। कई शव बाथरूम के फर्श पर एक के ऊपर एक पड़े थे, जो अपनी आखिरी सांस तक निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे। कुछ शव दरवाजे के ठीक पीछे पड़े थे, यानी वो जिंदगी से महज कुछ कदम की दूरी पर थे, लेकिन जहरीली गैस ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीता होगा, उस बाप पर क्या बीता होगा जिसका बेटा सुबह कहकर घर से गया कि माँ शाम को आकर बात करता हूँ, और शाम को उस बाप के कंधे पर उस जवान बेटे की जली हुई काली लाश पड़ी थी। हर हादसे के बाद हमारी सरकारें और पूरा सिस्टम एक रटा रटाया ढर्रा अपनाती है। मुख्यमंत्री तुरंत एक हाई लेवल जांच के आदेश दे देते हैं, एक कमेटी बिठा देते हैं और 2-4 छोटे मोटे ऑफिसर को सस्पेंड करके जनता का गुस्सा शांत कर दिया जाता है। मुआवजे के रूप में कुछ लाखों रुपए की भीख का ऐलान होता है और बड़े बड़े नेता कैमरों के सामने आकर थोड़ी झूठी संवेदनशीलता दिखाते हैं। लखनऊ में भी ठीक ऐसा ही हुआ। 6 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई। फायर सर्विस के उल्लंघन की बातें कागजों पर मान ली गई। लेकिन मेरा सवाल इस देश के हुक्मरानों से यह है कि अगर वहां 12 सालों से नियम टूट रहे थे, तो क्या इस शहर के प्रशासन को मोतियाबिंद हुआ था? जो अफसर वहां हर महीने वहां से गुजरते थे, जो बिजली विभाग के लोग वहां चेक करने आते थे, उन्हें क्या हो गया था? वो इतने बरसों तक खामोश क्यों थे? क्या उनके घर में बच्चे नहीं है? चलिए मैं आपको सरकार के अपने ही कुछ ऐसे आंकड़े बताता हूं जो आपको विचलित कर देंगे और इस सिस्टम की नीयत को बेनकाब कर देंगे। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि साल 2024 में पूरे देश में आग के लगभग 5,971 यानी 6,000 गंभीर हादसे हुए, जिसमें 588 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से सबसे ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई है, और उन मौतों की सबसे बड़ी वजह थी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी वही पुराना, घटिया और जरूरत से ज्यादा ओवरलोड की गई बिजली की तारें, जिन्हें कोई बदलने या जांचने नहीं आता। इन आंकड़ों का सीधा और साफ मतलब यह है कि सरकार को सब पता है। सरकार जानती है कि हर साल कितने लोग जल रहे हैं। सरकार जानती है कि आग क्यों लग रही है। सरकार के पास मरने वालों की संख्या और राज्यों का पूरा ब्यौरा है। अगर सरकार के पास कुछ नहीं है तो वो है इन हादसों को रोकने की नीयत और कड़ी मेहनत। जब आपके पास आंकड़े खुद आपके विभाग ने दिए हैं और फिर भी कुछ महीनों में वही गलती दोहराई जाती है, तो उसे अचानक चूक नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कत्ल कहा जाना चाहिए। तो अब ये सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या है? क्या हम हर बार इसी तरह लाशें गिनते रहेंगे और मुआवजे के पैसे से माँ की सोनी गोद की कीमत लगाते रहेंगे? रोना धोना और शोक मनाना किसी माँ को उसका बेटा वापस नहीं दे सकता। अगर इस देश की सरकारों को इस सिस्टम को थोड़ी सी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत नियम सख्त करने होंगे। लेकिन सरकारों से पहले आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हम माता पिता सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बड़े बड़े वादे और आलीशान AC क्लासरूम देखकर लाखों रुपए की फीस जमा करा देते हैं, लेकिन कभी उस बिल्डिंग की सुरक्षा चेक नहीं करते। आज से आंखें मूंदना बंद कर दीजिए। अब समय आ गया है कि जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या गेमिंग जोन में करवाएं, वहां आपका बच्चा पहले से पढ़ रहा है, वहां खुद एक जागरूक पेरेंट की तरह जाकर ये 6 चीजें आपको चेक करनी है। पहला, फायर सेफ्टी NOC और चालू सिलेंडर। सबसे पहले कोचिंग मालिक से साफ शब्दों में पूछिए, क्या उनके पास फायर डिपार्टमेंट की वैलिड NOC है? बिल्डिंग में आग बुझाने वाले सिलेंडर जो लगे हैं वो काम कर रहे हैं या बंद हालत में है या एक्सपायर हो चुके हैं? दूसरा, आपातकालीन रास्ता। पूरी इमारत में ऊपर से नीचे आने जाने का रास्ता कैसा है? क्या वहां मुख्य सीढ़ी के अलावा कोई दूसरा इमरजेंसी गेट है, एग्जिट गेट है, या लोहे की बाहरी सीढ़ी बनी है? अगर इकलौता रास्ता धुएं से ब्लॉक हो गया तो बच्चे कहां से भागेंगे? तीसरा, सीढ़ियों की चौड़ाई और रुकावटें। क्या कोचिंग की सीढ़ियां इतनी चौड़ी हैं कि अगर अचानक भगदड़ मचे तो 100 बच्चे एक साथ बिना गिरे नीचे उतर सके? चेक कीजिए कि सीढ़ियों पर कोई सामान या कबाड़, जनरेटर रखकर कोई रास्ता तो नहीं रोका गया है। चौथा, क्षमता से ज्यादा भीड़। क्या एक छोटे से हॉल या कमरे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूसा तो नहीं गया है? अगर कमरे की क्षमता 30 बच्चों की है और वहां 80 बच्चे बैठे हैं, तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में वहां सिर्फ भगदड़ में कई जाने जा सकती है। पांचवा, वेंटिलेशन और खिड़कियां। जिस क्लासरूम में आपका बच्चा घंटों बैठता है, क्या वहां पर्याप्त खिड़कियां हैं?
क्या वो खिड़कियां आसानी से खुलती है या उन्हें लोहे की मोटी ग्रिल ने पूरी तरह से सील करके रखा गया है? याद रखिए, आग से ज्यादा लोग जहरीले धुएं और सफोकेशन से मरते हैं, इसलिए वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। छठा, ओपन वायरिंग और हाई वोल्टेज उपकरण। क्लासरूम के आसपास बिजली के बोर्ड और तारों की हालत क्या है? क्या तार खुले में लटक रहे हैं? या बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कोई पेंट शॉप, केमिकल गोदाम, कोई रेस्टोरेंट या भारी बेसमेंट जनरेटर चल रहा है जो किसी भी वक्त चिंगारी पकड़ सकता है? मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको बच्चों के कोचिंग सेंटर में से एक भी इंतजाम गायब दिखता है तो आज ही उस कोचिंग मालिक का कॉलर पकड़िए, जवाब मांगिए और अपने बच्चे का एडमिशन उसी वक्त कैंसिल करा दीजिए। लाखों रुपए की फीस देकर बच्चों को मौत के कुएं में धकेलना बंद कर दीजिए। अगर कोचिंग वाले आपकी मोटी फीस से जेबें भरते हैं तो उन्हें आपके बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। मेरे भाइयों और बहनों, आज अगर हम और आप चुप रहे तो कल अखबार में सिर्फ शहर का नाम बदलेगा, बच्चों के नाम बदलेंगे, लेकिन वो भयानक आग, वो काला धुआं और वो बेबसी की मौतें बिल्कुल वैसी ही होगी। आज सागर, अनामिका और आदित्य के परिवार न्याय के लिए रो रहे हैं। कल भगवान न करे ये नौबत किसी और के घर पर आए। इस वीडियो को केवल एक जानकारी समझकर छोड़ मत दीजिए, इसे अभी के अभी हर उस पेरेंट्स तक पहुंचाइए, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए, हर उस ग्रुप में शेयर कीजिए जहां लोग सोए हुए हैं। आपका एक शेयर किसी के घर का चिराग बुझने से बचा सकता है। और इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस कड़वे सच के साथ खड़े होने के लिए और ऐसी आंखें खोल देने वाली आवाज के लिए मुझे अभी के अभी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि सरकारों के बहरे कान तक पहुंच जाए। अपनी जिम्मेदारी निभाइए, जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद।